मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सावन के महीने में कावड़ यात्री भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जहां कावड़ यात्रियों द्वारा अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का परिचय देते हुए सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल 112 के सिपाही भी अपने अंदाज से शिव भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इन्हें शासन का आदेश है, लेकिन निस्वार्थ सेवा भाव किसी आदेश का गुलाम नहीं, ना ही किसी आदेश से सेवा भाव लाया जा सकता है। डायल 112 में तत्पर सिपाही, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, पूरे तरीके से इन कावड़ यात्रियों की सेवा में समर्पित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते न केवल कावड़ यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, बल्कि भगवान शिव द्वारा दिए गए समर्पण और सेवा भाव की आशीर्वाद का फल भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि डायल 112 में तैनात सिपाही, चाहे पुरुष या महिला, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी एक भाव और समर्पण की भावना से उनके मार्ग से गुजरने वाले कावड़ियों की सेवा में तत्पर है। इसके लिए चाहे उन्हें कावड़ यात्रियों के जख्मों पर दवाई लगानी हो या उनकी सेवा कर उन्हें कुछ देर आराम दे रहे हैं। सिपाही अपने खर्चे से कावड़ यात्रियों को फल, बिस्किट, पानी आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ चलते हुए उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ये दृश्य न केवल आस्था धर्म का समन्वय है, बल्कि मानव और मानवता के बीच एक मानसिक और आध्यात्मिक संबंध का भी प्रतीक है। और ये प्रतीक किसी शासन के आदेश से नहीं आता, बल्कि सेवा भाव और समर्पण की भावना से आता है। तो भोले बाबा, यदि आपको रास्ते में कोई भी समस्या होती है, हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें निर्देशित किया है कि कावड़ियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आपको यदि कोई भी समस्या होती है, हमारे उच्च अधिकारियों का नंबर मिलाइए, 112 112 का कॉल कीजिए, 112 112 की गाड़ी तुरंत आपको पुलिस सहायता प्रदान करेगी। ठीक है बोले बाबा, किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता हो, तुरंत आप 112 को बताइए, 112 आपको पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सदैव ही गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों त्यौहार बड़ी शिद्दत से मनाए जाते हैं, और इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज से निकलने वाले कावड़ यात्रियों को जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया, तो वहीं प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकलने वाले कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और उनके यात्रा सुखमय और बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो, इसकी कामना की। इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी की। ऐसा पहली बार नहीं है कि मुस्लिम समाज द्वारा कावड़ियों की देखभाल या उन पर पुष्प वर्षा करने सम्मानित किया गया हो। बदलते माहौल और हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए प्रयागराज ये प्राचीन परंपरा कहीं न कहीं उन लोगों के लिए एक संदेश है जो ये देश की बात अलग नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए डीडीयू नगर से कावड़ियों की टोलियां वाराणसी के लिए रवाना हो गई। रविवार की रात्रि से ही कावड़ियों का प्रस्थान शुरू हो गया। डीडीयू नगर के चतुर्भुजपुर, काली महाल, कूड़कला, शाहूकुटी, अलीनगर और हनुमानपुर समेत कई मोहल्लों में श्रद्धालु निकले। बाबरी और आसपास के क्षेत्रों से भी महिलाएं, युवा और बच्चे कावड़ लेकर यात्रा पर निकले। भक्तों ने गेरुआ वस्त्र धारण किए और कमर में जलाभिषेक के लिए लोटा लटकाया। कावड़ी की सुरक्षा को देखते हुए जीटी रोड की दक्षिणी पटरी पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। अलीनगर, मानसरोवर तालाब, जीटी रोड पर गल्ला मंडी, सुभाष पार्क, नई सट्टी और सुभाषनगर चौराहे समेत कई स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कावड़ियों को शरबत, चाय, हलवा, चना और पूरी सब्जी का प्रसाद वितरित किया गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के कोहरापुर गांव में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर क्षेत्र में बवाल मच गया। पूरे मामले में जहां चकबंदी अधिकारी की हिलाहवाली साफ तौर से देखने को मिली, तो वहीं क्षेत्र के प्रधान पर भी आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला चकबंदी अधिकारी द्वारा गलत रूप से जमीन नापे जाने से शुरू हुआ था, जिसके बाद जमीन तक पहुंचाने के लिए मार्ग न होने के कारण क्षेत्र में तनाव होना शुरू हो गया। इसी बीच शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति को तोड़कर पास के ही नहर में फेंक दिया गया, जिसके बाद सुबह क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। जहां एक तरफ अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने की मांग करें, वहीं उनकी अन्य मांगों में अम्बेडकर पार्क तक पहुंचाने के लिए मार्ग और मूर्ति तोड़ने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी मुख्य रूप से शामिल है। पास 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोड़ापुर में आबादी से दूर खेतों में स्थित एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति अपने स्थान से हटाकर नहर में डाल दी गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा स्थानीय लोगों से जानकारी पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि
उक्त स्थान पे लगी हुई मूर्ति पर जाने के रास्ता मौके पे नहीं था, जिसकी वजह से आसपास के खेत धारकों से विवाद चल रहा था। तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा प्रकरण की जांच चल रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए सर, ये गलती जो शुरुआत हुई, यहाँ पूर्व प्रधान थे ज्ञानचंद, इनके ज़माने में चकबंदी आई और चकबंदी के दौरान में इन लोगों ने, पूरे ग्रामवासियों ने प्रस्ताव रखा और ग्राम प्रधान के सहयोग से प्रस्ताव रखा कि हमको अम्बेडकर पार्क बनाने की ज़मीन दे दी जाए। चकबंदी वालों ने ये ज़मीन सुरक्षित करके नाप दिया पूरे संभ्रांत व्यक्तियों के सामने। गांव के लोग, जिसका अगल बगल खेत है, उन लोग को मौजूदगी में नापा गया कि 4 बिस्सा ज़मीन है, ये अम्बेडकर पार्क नाम छोड़ा जा रहा है और रास्ता की व्यवस्था हम कर देंगे। बीच में ये हुआ कि चकबंदी वालों ने नाप के चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ता के लिए इन लोगों ने उनके कोर्ट में, सीओ कोर्ट में एक अर्जी दिया कि आप हमारा चकबंदी में रास्ता क्लियर कर दिए, नहीं चकबंदी होने के बाद विवाद बढ़ेगा। तो जब चकबंदी क्लियर हो गया, नाप दिए, तो लोग मूर्ति ला के 6 महीने पहले रख दिए, मूर्ति लग गया, रास्ता का विवाद बनता गया। अब देखिए चकबंदी यहाँ का समाप्त भी हो गया, लेकिन चकबंदी वालों, चकबंदी विभाग की ये गलती है कि रास्ता आज तक क्लियर नहीं करे। तो ये मूर्ति टूटने का मुख्य कारण रास्ता न होना था? नहीं, रास्ता सर ये तो नहीं है, रास्ता तो विवाद है ही है, लेकिन मूर्ति तोड़ने का कौन कारण है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ निवासी भी नहीं। घटना सर ये हुआ है कि मूर्ति जहाँ पे स्थापित किया गया था वहाँ से तोड़ के नहर के अंदर फेंक दिया गया। ये मूर्ति किसकी जमीन में लगी थी, क्या हुआ था पूरा? ये अम्बेडकर पार्क में लगा था। तो ये किसने एप्लीकेशन दिया था इसके खिलाफ? उन्होंने उसने दिया था। ये चकबंदी में जमीन कटौती का मिली है 4 बिस्वा, जिसमें से अभी 4 बिस्वा नहीं मिला है, 2 ही बिस्वा मिला है। और उसी का मूर्ति हम लोग रखते थे तो फोर्स बुलाए थे, फोर्स आई थी और कागज पत्तर दिखाए थे, बोले ठीक है आपका ये चकबंदी में कटौती जमीन हुई। हम लोग स्थापना किए थे मूर्ति का, तभी से रास्ता नहीं था, रास्ता जो गोलगप कर दिए थे मिला था। उसके बाद फिर क्लियर वाली बात नहीं। तो आपने क्या एप्लीकेशन दिया था? हम रास्ता की मांग किए थे, रास्ता मांग किए थे, लोग आपत्ति लगा दिए। किन्होंने आपत्ति लगाई? कल्लू इश्तियाक और सफीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चकबंदी में वो उसका रास्ता नहीं मिला तो मिल रहा। कल रात को क्या घटना हुई? चल रहा था, घटना कुछ नहीं हुआ था। घटना रात में 1-2 बजे रात में इसको तोड़ के नहर में फेंक दिए। नहर में फेंक। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि अभी कार्रवाई की जाए और मूर्ति लगे, हमको रास्ता चाहिए। FIR काफी भी आ रही है। बताइए, मूर्ति आपकी फूलपुर आ गई है, मूर्ति अभी लग जाएगी और बताओ लग जाएगी। हाँ, नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। कृष्णनगर थाना क्षेत्र के तहत अनोरा जंगल में मुठभेड़ हुई। बंद घरों में चोरी की वारदात को बदमाश अंजाम देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, से घायल अवस्था में लोग बंधु अस्पताल भेजा गया। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में घायल बदमाश सूरज सोनी के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिस पर थाने में 17 मुकदमे दर्ज है। मौके पर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल और एसीपी कृष्णनगर विकास पांडे और पुलिस बल मौजूद रहे। देखिए, विगत कुछ दिनों से साउथ जोन में कुछ चोरी और नकदबंदी की घटना हो रही थी। इसमें हमारी कृष्णनगर थाने की पुलिस इसमें लगी हुई थी। इसमें उनको सफलता मिली थी और आज दोपहर को इस गैंग का पर्दाफाश करा था, जिसमें कि प्रियांशु तिवारी, सचिन और सुजीत सोनी नामक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इन पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस गैंग का जो गैंग लीडर है उसका नाम सूरज सोनी है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वो अनौरा मोड़ के पास यहाँ से आज गुजरने वाला है, कुछ चोरी का सामान लेके जा रहा है। इसमें हमने पिकेट ला के चेकिंग कर रहे थे और जब हमने इस बाइक सवार व्यक्ति को रोकने के लिए बोला तब इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने इस पर फायर करा है, जिसमें कि इसके पाँव में गोली लग गई है। इसको निकटतम अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। पूछताछ से हमको पता लगा कि इस व्यक्ति का नाम सूरज सोनी है, जो कि सीतापुर का रहने वाला है और इसके ऊपर 2017 से ही इससे तक आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर 17 से ज्यादा चोरी, नकबजनी और गैंगस्टर की धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
क्या सारे मामले लखनऊ से संबंधित हैं इसके? फिलहाल इसकी जो आपराधिक इतिहास मिला है वो कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर पंजीकृत है। बाकी इसकी और जनपदों में भी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में काशी विश्वनाथ के बाद वेदव्यास मंदिर के दर्शन जरूरी। महाभारत की रचना से जुड़ा मंदिर, नंदी के बिना स्थापित है शिवलिंग। शाहपुर स्थित प्राचीन महर्षि वेदव्यास मंदिर काशी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर महाभारत की रचना से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास काशी आए। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद क्रोधित होकर उन्होंने अपनी काशी विश्वनाथ को श्राप दे दिया। श्राप था कि भक्तों को विश्वनाथ के दर्शन पूजन का फल नहीं मिलेगा। इसके बाद शाहपुरी के सुंदरवन में तपस्या करने लगे। विश्वनाथ ने देवी अन्नपूर्णा को व्यास मुनि के पास भेजा। देवी ने वेश बदलकर 56 प्रकार के प्रसाद तैयार किए। ऋषि ने देवी की पहचान कर प्रसाद लौटा दिया। भगवान गणेश की तपस्या से ऋषि क्रोध शांत और उन्हें विश्वनाथ को श्राप से मुक्त कर दिया। गणेश को महाभारत लिखने में सहायता करने का आदेश दिया गया। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्थापित व्यास शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद महर्षि वेदव्यास के दर्शन करना आवश्यक है। श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में मैं बहुत दिल से आता हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है और मेरा भी जो यहाँ भगवान भोलेनाथ से मांगता हूँ, मेरा लमसम पूरा करके जा रहे हैं। कैसे क्या कार्यक्रम मनते, क्या पूजा पाठ को लेकर क्या कुछ मंदिर के बारे में? ये मंदिर बहुत साल पुरानी है और मैं सुनता था कि यहाँ आने पर भगवान सुनते हैं भोलेनाथ, तो मैं सुन के ही आना शुरू कर दिया और मेरा सारा मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते जा रहे हैं। मैं इस मंदिर की प्राचीन सभ्यताओं से लेके जब वेदव्यास जी ने यहाँ पे अपना समाधि स्थल बनाया था, वहाँ से लेकर आज तक ये मान्यता है कि ये बहुत पुरानी मंदिर है। इसको वेदव्यास जी द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा लोग कहना है। और यहाँ पे जो भी आते हैं लोग, उनकी इच्छाएं पूरी होती है और महादेव उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। और ये आस्था के साथ हम लोग भी अपने परिवार के साथ में, संगीत साथियों के साथ में मंदिर पर हर सावन में जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और महादेव हम लोग की हर इच्छाएं पूरी करती हैं। और यहाँ पे आए दिन लाखों में श्रद्धालु आते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की जय। यहाँ का मंदिर बहुत ही सुखद है, बहुत शांति मिलती है यहाँ आने पे। वाकई लगता है कि हम मंदिर में प्रवेश से पहले ही लग जाता है एक क्षण के लिए कि हम कहीं मंदिर जा रहे हैं। ऐसा सुखद अनुभव होता है। यहाँ का मंदिर एकदम सुख और शांति देने वाला होता है। भगवान का दर्शन करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे देश के जितने विद्वान थे, जितने व्याजी लोग एकत्रित हुए थे नए विचार में, इन लोग का शास्त्रार्थ चला, सत्संग चला, प्रवचन चला, निरंतर कई वर्षों तक चलता है। क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पूरे विश्व के थे। वहाँ से जो लोग खाली है लोग काशी तीर्थ के लिए निकले। काशी सबसे बड़ा तीर्थ, काशी तीर्थ कर लिया। इन लोग को एक ज्ञात था, काशी में कोई भूखा नहीं रहता, सबको में जल समय समय से मिलता रहता है। एक साथ सारे लोग काशी आ गए और काशी की गलियों में 3 दिन से भटकते रह गए। इनको भोजन नहीं मिला, न भोजन मिला तो भिक्षा दी, हम लोग बना के दिखा दें। इनका मोह काशी से भंग हुआ। जैसी काशी हम सोच के आते उस तरह की काशी नहीं है। ये लोग वापस जाने लगे। तो बाबा विश्वनाथ जी को क्या तो हमारे नगरी में साधु संत भूखे प्यासे घूम रहे हैं। उन्होंने माता अन्नपूर्णा को भेजा इनको खाना खिलाने। माता अन्नपूर्णा को खाना खिलाने की कोशिश हो गए सब। वो खुद नहीं आए हैं, माँ को कष्ट दिए हैं। मैं अपनी दूसरी काशी बसाऊंगा, व्यास काशी, और काशी में रहने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना श्राप देके चले आए। विश्वनाथ जी बेचैन हो गए कि वेदव्यास जी अपनी काशी बसा लेंगे, माता अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा काशी में रहने का। उन्होंने गणेश जी को भेजा इनको मनाने के लिए। बाबा यहाँ तपस्या करने लगे, गणेश जी का सेवा करने। बाबा यहाँ तपस्या करते तो साक्षात दर्शन दिए थे विश्वनाथ जी, स्वयंभू है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के 30 तारीख को होने वाले विशाल रैली को लेकर प्रयागराज के धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह टिकैत के 30 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये सरकार द्वारा एक सजेशन कार्यक्रम के तहत हो रहा है, क्योंकि किसान अपनी कई मांग को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है, जिस कारण सरकार बैकफुट पर है। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा।
इस कारण अपने वादों से बचने के लिए किसानों के खिलाफ अनैतिकपूर्ण तरीके से मुकदमे दर्ज करना, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना और फसलों आदि के उनका नियोजित मूल्य न देना जैसे आक्रामक नीतियों के कारण अब किसान पूरी तरीके से टूट चुका है। अनुज जी, भारतीय किसान यूनियन का आज जो यहाँ बैठक हो रहा है, इस बैठक का मूल उद्देश्य क्या है और 30 तारीख का आपका कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज की जो बैठक है ये तैयारी बैठक के रूप में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 11 तारीख को एक बैठक हम लोगों ने किया था और उस बैठक के बाद ये दूसरी तैयारी बैठक है। कल हम लोग की लखनऊ में तैयारी बैठक की। 30 तारीख के कार्यक्रम को लेके जो अन्नदाता हुंकार महापंचायत का आयोजन यहाँ प्रयागराज के सिविल लाइन्स में पत्थर की जगह पे किया जा रहा है, उसमें किसानों के मुद्दों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन पूरे मध्यांचल क्षेत्र का किसान लड़ेगा, जिसकी आवाज़ भारत सरकार के कानों तक जाएगी। किसानों का जिस तरीके से पुलिस उत्पीड़न कर रही है, किसानों को जिस तरीके से पुलिस माफिया बनाने के प्रयास में है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये प्रयागराज में भी 5-7 उदाहरण मैं आपको दूंगा, उनके FIR के कागज़ दूंगा, उनके साक्ष्य दूंगा कि फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तो लड़ाई और ये सब झंझट पुलिस का आप जानते ही हैं। पुलिस अब मुकदमे नहीं लिख रही है, पुलिस अब षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्र का जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि षड्यंत्र के लिए यहाँ किसान नहीं बैठा है। किसान अपना खून जला के, अपना पसीना बहा करके अन्न पैदा करता है, तो इसलिए कि इस देश के लोगों का पेट भर सके। दूसरा, जिस तरीके की खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में है, आप देख रहे होंगे कि किसान लाइन लगा के 24-24 घंटे बारिश में भीग करके खड़ा है, और अगर उस खाद के लिए वो जायज़ अपनी बात करता है तो पुलिस उसको लाठियों से पीटती है, जैसा कि आप लोगों ने लखीमपुर के मामले में देखा किस तरीके से पुलिस ने गलती किया। इसके साथ ही बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश के लोग हैं, पूरे प्रदेश के किसान हैं। जब निजीकरण कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो अपनी मनमानी करेगी। जो बिजली आज 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये मिल रही है, वो बिजली किस कीमत में मिलेगी उसकी कल्पना भी बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने दूध की खरीद मूल्य में कटौती कर दी है, 5 रुपये पर लीटर पे उन्होंने कटौती कर दी है। तो इस तरीके से जो किसानों की जो मेहनत का पैसा है, वो पैसा उन्हें पूरा मिल नहीं पा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? कल आपने देखा होगा गुजरात में हजारों लीटर दूध जो है एक किसान ने सड़क पे बहा दिया इसी के विरोध प्रदर्शन में, लेकिन सरकार को फर्क पड़ना नहीं। सरकार कर क्या रही है कि दूध के किसानों के ऊपर एक बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। ये जब आंदोलन 2020-21 का हुआ था दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, तो उस समय टिकैत साहब ने कहा था कि सरकार जो है दूध पे कानून लाना चाहती है, और उस कानून के तहत सरकार जो हम लोग दूध बेचते हैं, मेरे पास भी गौशाला है, जो दूध हम लोग बेचते हैं उसको सरकार कंपनियों से ऐसा टाई अप करके बांध देगी कि हम कंपनी छोड़ के अगर आप भी चाहेंगे आपको 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध पहुंचा दें, तो वो उस कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उसी तरीके से दूध का किसान दूध से दूर भाग जाए और ये दूध के पे जो है पूरा उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का। उसी क्रम में दूध के किसान को जब तक घाटा नहीं होगा तब तक वो दूध का कारोबार छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए दूध की कीमत घटाई जा रही है, राशन की और खाने पीने के जानवरों के पशु आहार की कीमत दिन पे दिन बढ़ रही है, उस पर टैक्स GST लगाया जा रहा है और दूध की कीमत घटाई जा रही है। तो ये कितना बड़ा सरकार का निर्णय है, किसानों के पेट पे लात मारने के जैसा निर्णय है। इसके खिलाफ भी देश का किसान आंदोलन करेगा। हम उस दूध के किसानों, क्योंकि हर किसान के पास 1-2 मवेशी होते हैं, 1-2 जानवर होते हैं, और वो दूध अपना भी खाता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को देता है, ताकि उससे उसकी जो जानवर है उनकी जीविका निकल सके। वरना योगी जी के गौशालाओं में जानवरों का क्या हाल है, गौ माता जिनके नाम पे ये वोट लेते हैं, जिनके नाम पे पुलिस सियासत करते हैं, उनकी क्या हालात है। अब शंकरगढ़ चले जाइए, गौशाला में देख लीजिए। गौशाला भी यहाँ की एक बड़ी मुद्दा है। जी, एक और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ किसानों के लिए जो फंसता है वो है जो दैवीय आपदाओं में जो फसलों का नुकसान होता है, सरकार उनमें मुआवजे देने से बिल्कुल मना कर देती है, या फिर अगर आती भी है मुआवजा तो इतने देर में आती है कि किसान तब तक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। इस पर आपका क्या विचार रहेगा? आप किस तरीके से स्टैंड लेंगे? देखिए, इसको लेकर के हम लोगों ने 10 अक्टूबर 2022 को एक बड़ा मूवमेंट किया था कि जो दैवीय आपदा आती है और उसमें जो फसलों का नुकसान होता है
वो पहले तो फसल बीमा वाला अपने स्कैम देगा कि फसल बीमा जो बैंक करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, उसमें किस तरीके से फ्रॉड हुआ। तो उन बीमा कंपनियों को पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप फसलों का बीमा कर रहे हैं किसान के, तो निश्चित तौर पे जब फसल बर्बाद हो रही है तो बीमा कंपनी को भी पैसा देना चाहिए। और सरकार को ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए जो झूठी रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजते हैं कि यहाँ फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो क्रॉप कटिंग या जो सर्वे करते हैं वो लोग, उसको लेकर के जो रिपोर्ट झूठी बनाई जाती है, ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे किसान जो इस पूरे देश का पेट भरता है, जिस किसान की वजह से हर आदमी के थाली में रोटी है और हर आदमी के थाली में चावल और दाल है, निश्चित तौर पे उस किसान के फसलों का नुकसान देना चाहिए। क्योंकि किसान ऑलरेडी घाटे की खेती हर साल करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए करता है कि अगर वो खेती नहीं करेगा तो इस देश के जो लोग हैं वो भूखों मर जाएंगे। सरहदों पे जो हमारे सैनिक हैं उनको दिक्कतें होंगी, वो जंग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए घाटे की खेती करके, कर्ज ले करके इस देश का किसान लोगों के घरों तक, लोगों के थाली तक, लोगों के किचन तक खाना और राशन पहुंचाने का काम करता है। इसलिए सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे गाँव में भी बाढ़ ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से दर्जनों गाँव से संपर्क शहर से टूट गया। जोशी इलाके के बदरा सोनोटी गांव को जाने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। किसानों की सैकड़ों बीघे फसल पानी में डूब गई। लोगों के एक मंजिल तक के मकान पानी में डूब गए। लोग या तो घरों की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए या फिर गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। मुख्य सड़क पर पानी आने के कारण बदरा सोनोटी समेत अन्य गाँव का संपर्क पूरी तरह से शहर से कट गया है। लोगों को शहर आने जाने के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से सफर करने को भी मजबूर है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पारिवारिक कलह के कारण युवक ने खौफनाक कदम उठाया। अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। सुबह 6 बजे हुई घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आनंद में परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश कुमार यादव का पुत्र बताया गया। घटना की सूचना मिलते सीओ सहित सकलडिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। संदीप की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सकलडिया थाना क्षेत्र के पचखरी गांव की एक घटना है। थाना सकलडिया अंतर्गत संदीप कुमार यादव पुत्र रमेश कुमार यादव निवासी ग्राम पचखरी थाना सकलडिया द्वारा अपने पिता के लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया गया है। घटना की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रमुख बाबा बेलकनाथ धाम सुशील सिंह ने जमीनी विवाद में गोली चलाई। चंदा थाना क्षेत्र बेती कला गांव के दोनों सगे भाई हैं। अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा को गोली लगी। जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों ने रजिस्ट्री कराने के पूर्व विवाद की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। फिर ये पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। क्षेत्राधिकारी पट्टी और कोतवाल अगर समय से अलर्ट हो जाते तो इतनी बड़ी घटना शायद होने से बच जाती। देखना है कि पुलिस रसूखदार प्रमुख और उनके गुर्गों के सामने घुटने टेकती है या फिर पीड़ित को मजबूती से न्याय दिलाएगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फेसबुक से उठी आवाज गरीबों के मसीहा बने पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 3 दिन में किया निरीक्षण। 24 घंटे में काम शुरू करने का भरोसा दिया। रायबरेली जिले के सताव ब्लॉक के ग्राम सभा बदतर स्थित सुजान का पूर्वा में ग्रामीणों को उम्मीदों पर उस वक्त हकीकत बदल गई जब उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपनी समस्या पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह तक पहुंचाई। गांव में लंबे समय से जर्जर रास्ते और नाली समस्या को लोग परेशान थे, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा था। ऐसे में ग्रामीणों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक के माध्यम से अपनी बात पूर्व विधायक तक पहुंचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राकेश प्रताप सिंह ने मात्र 3 दिनों के अंदर गांव पहुंचकर रास्ते और नाली की स्थिति का स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने गाँव पर ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया 24 घंटे के भीतर
निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। उनकी तत्परता और जनसेवा के प्रति समर्पण को लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। गाँव वालों का कहना है कि अगर इसी तरह से जनप्रतिनिधि सक्रिय रहे तो गाँव की समस्याएं जल्द खत्म हो सकती है। ऐसा है, एक बरदर गांव सभा पड़ती है, सताओं की बरदर गांव सभा है। बर्दन का सुजान के पूर्वा पड़ता है गांव। उसपे वहाँ पर SC-BC की आबादी है। वहाँ पर जल भराव बहुत है, नाली बनी हुई, खाली नाली साफ नहीं है। नाली साफ न होने के कारण पूरे मोहल्ले में जल भराव की समस्या बनी रहती है। अगर नाली साफ हो जाए तो समस्या सॉल्व हो जाए। प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप सेक्रेटरी को आप बोल दो कि वो स्वयं सुजान के पूर्वा कल चला जाए और देख ले, जहाँ पर भी जल भराव की समस्या है उसको नाली साफ करवा करके जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करा दो। ये जो मार्ग है इसमें क्या समस्या है आवागमन में? इसमें ना तो कहीं पुलिया है, ना कुछ नहीं है, और ना कहीं का निकास है। सब आपने प्रधान से बात किया है? बहुत बात ही हुई प्रधान से बात। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान यहाँ आते नहीं। नल तो हो गए 8-9 महीने। प्रधान से आपने बात की है? प्रधान आवधि बच्चा देखा चले जाए, प्रधान यहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है प्रधान का? अंजनी प्रधान। ये शंकर जी का मंदिर है, सावन का सोमवार चल रहा है। हाँ, पानी नहीं मिलता यहाँ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के सड़कोरा गांव में शिवेंद्र सिंह राजपूत के खेत में खुदाई के दौरान 1444 साल पुरानी मूर्ति निकली। प्रशासनिक अधिकारियों ने इतिहासकारों के बताए अनुसार उसको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। सड़कोरा में मिली बहुत प्राचीन असामान्य सा पत्थर 1444 ईस्वी का बताया जा रहा है। गांव में पुरानी मूर्तियां निकलने से इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म तथा सोजाना क्षेत्र के तहत ग्राम सड़कोरा का ये मामला है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली प्रदेश के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ललितपुर पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली प्रदेश के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सोमवार को सड़क मार्ग से होते हुए जनपद के तालबेहट स्थित महाराजा मर्दन सिंह इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। महाराजा मदन सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त अध्यापकों को सम्मानित किया। पता चले कि इस विद्यालय में वर्ष 1975 तक छात्र रहे। इस आयोजन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों की तारीफ की। इस आयोजन के दौरान प्रदेश सरकार के श्रम सेवाजन राज्य मंत्री मनोहर लाल और मन्नू कोरी, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के साथ तमाम पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचे, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, छात्र छात्राओं से वार्ता की। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी इन हाउस स्टडी करें, जब उन्हें उनके मूल कॉलेज मिर्जापुर शिफ्ट किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि कॉलेज के टॉपर को सिंगापुर यूनिवर्सिटी विजिट के लिए भेजेंगे। सभी छात्र छात्राओं को डेटा सेंटर देखने के लिए नोएडा भेजेंगे। झांसी NTPC में विजिट के लिए भी भेजा जाएगा। फैकल्टी समेत अन्य सभी कमियों को दूर करने का भी इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया। हमारी पार्टी को तो प्रारंभ से तोड़ने के बहुत प्रयास किए गए हैं और हमारी पार्टी जब 2002 में 3 विधायक पहली बार जिता करके लाई थी तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने वाले गायब हो गए। वो कहाँ खड़े हैं आपको पता है। और जो प्रायोजित लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से प्रायोजित धरना कराया जाता है या इस तरह का प्रायोजित करके मीडिया के माध्यम से चीजें रखी जाती, उनका हश्र अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है। किस विधायक ने कहा है? जिसको बनना है वो आके बन जाए। पार्टी का निर्णय है। कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं होता है। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था बहुत सारे दल रखते हैं जो कार्य करने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। अब जब वो परमानेंट सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उस समय अभी कांवरियों का दौर चल रहा है। ऐसे में ST हसन जो है उनका बयान आया है कि आतंकवादी है कांवरिया। देखिए, आस्था पर टिप्पणी करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसकी इस तरह की किसी भी प्रकार की टिप्पणी अक्षम्य है। और आस्था पर आप टिप्पणी करके, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसकी आस्था पे किसी प्रकार की टिप्पणी कोई भी करता है तो मुझे नहीं लगता है वो
इस देश को, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का किसी भी प्रकार का काम करें।